इन दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए करें टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। हाँ, जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इससे आपका साथ साथ में प्रैक्टिस होता रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अवतल दर्पण में जब वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और बड़े आकार का होता है, और प्रतिबिंब जो है केंद्र के पार बनता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सक में करते हैं, मेकअप मिरर में करते हैं, आदमी इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, यह आपसे पूछा है। तो क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र है वह है ऑप्शन ए, CHCl3। CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। चलिए कुछ अन्य प्रमुख रासायनिक सूत्रों की बात करें तो एक पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह H2SO4 है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र HNO3 है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का है। क्लोरोफॉर्म को तो बता दिए। मीथेन की बात करें तो मीथेन का जो रासायनिक सूत्र है वह CH4 है, और एथेन का जो है वह है C2H6 या एथेन का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो CaCO3 है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। एक आपसे पूछता है ग्लूकोज का तो इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का था C6H12O6, यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और एक पूछता है एसिटिक अम्ल का, तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, या एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगी। लेंस की वक्रता त्रिज्या जितनी अधिक होगी उसकी फोकस दूरी भी उतनी अधिक होगी। लेंस पतला होगा तो वह कम ताकत से किरणों को मोड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा सही होता है, कौन सा नहीं होता है, यह आपसे पूछा है। आपसे पूछा है डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरासिल जो है वह नहीं होता है। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें जो पाया जाता है वह पाया जाता है ए एडानिन, जी गुआनिन, सी साइटोसिन और टी थाइमिन, यह सभी पाया जाता है, परंतु यूरासिल जो है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी। आपसे कहा है यदि किसी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी मानी जाएगी, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वह 12 है। इसका परमाणु क्रमांक 12 है और रासायनिक प्रतीक जो है वह Mg है। Mg इसका रासायनिक प्रतीक या एक क्षारीय पृथ्वी धातु है। पत्तियों के पीलेपन का प्रमुख कारण जो मैग्नीशियम की कमी होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का आवश्यक घटक है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। इसकी कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली पड़ने लगती है, और विशेषकर पुरानी पत्तियों पहले प्रभावित होती हैं। ऑप्शन भी है कैल्शियम। तो कैल्शियम की कमी से पौधों में जो समस्या होती है वह नई पत्तियों का टेढ़ा मेढ़ा विकास होता है कैल्शियम की कमी से। और अगर पेड़ों में फास्फोरस की कमी है तो पत्तियां गहरे हरे व बैंगनी रंग की हो सकती हैं। अगर पोटेशियम की कमी है पौधों में तो पत्तियों के किनारे का सूखना और जलना हो रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, और AB+ जो है AB+ को सर्वग्राही कहा जाता है, या सभी से रक्त प्राप्त कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि मानव शरीर में ADH हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा।
यदि मानव शरीर में एडीएच हार्मोन्स का स्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, पेशाब की मात्रा बढ़ेगी। एडीएच हार्मोन्स की बात करें तो इसे बोलते हैं एंटीड्यूरेटिक हार्मोन्स, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसके जो प्रमुख कार्य हैं, गुर्दों में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, जिससे शरीर में जल संतुलन बना रहता है और पेशाब की मात्रा कम होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जब कोई रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु में क्या परिवर्तन होता है? आपसे कहा है जब कोई रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो उसके परमाणु में क्या परिवर्तन होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु संख्या जो है 2 घटती है। जब कोई रेडियोधर्मी तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो द्रव्यमान संख्या 4 घटती है और परमाणु संख्या 2 घटती है। अगर यहीं पर कहा होता कि द्रव्यमान संख्या में क्या अंतर होगा तो द्रव्यमान संख्या जो होगा वह 4 घटेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा? यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है या अग्नाशय से स्रावित होता है और छोटी आंत में कार्य करता है। यदि ट्रिप्सिन निष्क्रिय हो जाए तो प्रोटीन का समुचित पाचन नहीं हो पाएगा, इससे अमीनो अम्लों का अवशोषण प्रभावित होगा, व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह किस प्रकार का यौगिक है, यह आपसे पूछा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार यौगिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है या पानी में घुलनशील क्षारक है। इसे सामान्य भाषा में कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका जो प्रयोग होता है वह साबुन निर्माण में होता है, कागज उद्योग में होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है और एसिड न्यूट्रलाइज करने में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस कौन सी है? आपसे पूछा है डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन बेस कौन सी है? तो दोनों में जो पाई जाती है एडेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एडेनिन जो होता है वह डीएनए आरएनए दोनों में होता है, ग्वानिन भी डीएनए आरएनए में दोनों होता है, साइटोसिन भी जो है दोनों में होता है, परंतु जो उत्तर माना जाएगा वो एडेनिन ही ज्यादा रहेगा। थाइमिन जो है वह केवल डीएनए में पाया जाता है, यूरेसिल जो होता है वह केवल आरएनए में पाया जाता है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा, डीएनए में थाइमिन होता है, यूरेसिल नहीं होता, या आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। बाकी एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में सामान्य होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुलसी को। तुलसी को भारतीय परंपरा में शाकीय डॉक्टर कहा जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेद में अनेक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, लेड का परमाणु संख्या 82 है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? आपसे पूछा लेड का परमाणु संख्या जो है 82 है, इसका न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो परमाणु संख्या बराबर जो होता है न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या। इसलिए यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 82 है तो उसके न्यूक्लियस में 82 प्रोटॉन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लेड का परमाणु क्रमांक जो है वह 82 होता है, जैसे और रासायनिक प्रतीक जो है पीबी है। पीबी लेड का रासायनिक प्रतीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछे, जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में कौन सा अंग कोश अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सेल वॉल जो है वह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेल वॉल एक कठोर रचना है जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, या सेलुलोज से बनी होती है और कोशिका को संरचना और कठोरता प्रदान करती है। जंतु कोशिका में केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, सेल वॉल नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, नॉन स्टिक कुकवेयर की कोटिंग किस रासायनिक यौगिक से होती है? नॉन स्टिक कुकवेयर की कोटिंग किस रासायनिक यौगिक से होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेफ्लॉन की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कोई वस्तु तरल में पूरी तरह डूबने पर उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? कोई वस्तु तरल में पूरी तरह डूबने पर उस पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अपथल बल कहलाता है। अपथल बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी तरल या गैस में पूरी आंशिक रूप से डूबती है तो
तरल उस वस्तु पर एक बल ऊपर की ओर लगता है जिसे अपथल बल कहते हैं। यह बल वस्तु के विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है तरंग की इकाई क्या होती है। तरंग की इकाई क्या होती है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। तरंग की इकाई जो होती है वह हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज दरअसल आवर्ती की भी इकाई होती है। आवर्ती की भी इकाई जो होती है वह हर्ट्ज ही होती है, जो यह बताती है कि एक सेकंड में कितनी तरंगें उत्पन्न होती हैं। बाकी तरंगों से संबंधित कुछ अन्य इकाइयों की बात करें तो आवर्ती की जो इकाई है वह हर्ट्ज है, तरंग दैर्घ्य की इकाई जो है मीटर है, समय अवधि की इकाई जो है सेकंड है और वेग की इकाई जो है मीटर प्रति सेकंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस गैस का उपयोग वायुयान के इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। किस गैस का उपयोग वायुयान के इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन जिसका खोज किया था हेनरी केवेंडिस ने। हेनरी केवेंडिस ने इसकी खोज की थी हाइड्रोजन की, और इसका जो नाम दिया था वो लावोजिए ने दिया था। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वह H है और परमाणु क्रमांक जो है वह 1 है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है। द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयोग होती है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पाइज। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए पाइज इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया है न्यूटन, तो न्यूटन जो है बल की इकाई है, पास्कल जो है दाब की इकाई है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ओम जो है या विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। न्यूटन जो है बल की इकाई है और पास्कल जो है वह दूरी इकाई की इकाई है। बाकी पाइज से द्रव की चिपचिपाहट मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लेंस का फोकस दूरी किस में मापी जाती है। लेंस का फोकस दूरी किस में मापी जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाए, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी कर रहे हैं तो आपका आंसर जो गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी मीटर। लेंस की फोकस दूरी को मीटर में मापा जाता है और लेंस की शक्ति को डायप्टर में मापा जाता है। लेंस की शक्ति को डायप्टर में नापते हैं। बाकी ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, लेंस की फोकस को मीटर में मापते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है, जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग होता है जल शुद्धिकरण में, कीटाणुनाशक में, वस्त्र धोने में व कागज व कपड़ा उद्योग में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाइड्रोजन गैस को सर्वप्रथम किसने खोजा। हाइड्रोजन गैस को सर्वप्रथम किसने खोजा यह आपसे पूछा है। तो हाइड्रोजन गैस को सर्वप्रथम जो खोजा वह हेनरी केवेंडिस ने खोजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हेनरी केवेंडिस। हाइड्रोजन को गैस जिसका परमाणु क्रमांक है 1 और प्रतीक है जो है H है, यह सबसे हल्की गैस है। बाकी अन्य गैसों की बात करें तो ऑक्सीजन की खोज जो की जोसेफ पिस्टली ने की। हाइड्रोजन को नाम दिया लावोजिए ने। आवर्त सारणी के जनक है मेंडलीफ है और आधुनिक आवर्त का जो नियम दिया हेनरी मोसली ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। वसा शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व या ऊर्जा को संग्रहित स्रोत भी होता है। शरीर में अत्यधिक वसा जमा होने से मोटापा व अन्य समस्याएं हो सकती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लियोन हॉक ने। लियोन हॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वह मृत कोशिका को देखा था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वह मृत कोशिका को देखा था, जबकि लियोन हॉक ने जो देखा था वह जीवित कोशिका को देखा। लियोन हॉक ने जीवित जीवाणु को और प्रोटोजोआ को देखा। उन्हें सूक्ष्मदर्शी का जनक भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत पर या अति सूक्ष्म कंपन मापन पर आधारित होती है। सटीक समय मापने की आधुनिकतम तकनीक है। या चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम रॉन्टेंजन ने। विलियम रॉन्टेंजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चिकित्सा में आंतरिक शरीर जांच के लिए इसका प्रयोग होता है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा किस कहा जाता है? इसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। चलिए ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। तो ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो पूछता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो नेपच्यून है। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। सबसे चमकीला ग्रह धरती से दिखने वाला शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी किससे बनता है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो जिप्सम से बनता है। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और जो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको लगभग 150 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका जो उपयोग होता है दीवार के प्लास्टिक पे टूटी हड्डी या पट्टी चढ़ाने पर मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाने में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, बैगनी में। सबसे अधिक ऊर्जा जो होती है वह बैगनी रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंग दैर्घ्य होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी होती है, लगभग 380 से 450 nm तक। तरंग दैर्घ्य जितनी कम होगी ऊर्जा उतनी अधिक होगी, इसलिए बैंगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज पाया जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन होता है। या कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है ऑप्शन में दिया है या अग्नाशय से स्त्रावित होता है, प्रोटीन पचाता है। बाकी पेप्सिन जो है पेट में पाया जाता है, प्रोटीन को पचाता है। माल्टेज जो ऑप्शन में दिया है छोटी आंत में कार्य करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये रहे टॉप 30 साइंस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और शासन वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।